जय हिंद। तत्काल स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 जो दिया गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के उदाहरण नंबर 8 को हमें समझना है। उदाहरण नंबर 8 में दिया गया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। जो समीकरण दिया गया है उसके मूल बताने हैं। मूल का अर्थ यह है कि x का क्या क्या है आंसर आएगा, उन्हें आंसर को हमें बताना है। तो सबसे पहला लिखा गया है 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। यह समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए यह जो x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक को सदैव के लिए 1 बनाना होता है। x² का गुणांक 5 दिया गया है तो लिखेंगे समीकरण में 5 से भाग देने पर और यह हमेशा यही करेंगे जब पूर्ण वर्ग विधि होगी तो x² का गुणांक जो भी होगा उसी से हम लोग भाग देंगे। भाग देने पर x² का गुणांक हमारा हमेशा 1 बन जाएगा। तो लिखेंगे 5x² बटे 5, फिर माइनस 6x बटे 5, फिर लिखा गया माइनस में 2 बटे 5 बराबर 0 और इसके भी बटे 5। 5 से 5 कट जाएगा और कहीं पे नहीं कट रहा, लिखेंगे x² माइनस 6 बटे 5x माइनस 2 बटे 5 बराबर 0 में भाग देंगे 5 से तो आएगा मान 0। तो पहला x² के गुणांक को हमेशा के लिए 1 बनाना होता है। दूसरा x का गुणांक, तो x का गुणांक हमारा 6 बटे 5 है। जो x का गुणांक होता है, x के गुणांक का आधा हम करते हैं, आधा करके वर्ग करते हैं। वर्ग करने के बाद पहले जोड़ना होता है, दूसरा घटाना होता है। तो x का गुणांक हमारा 6 बटे 5 लिया गया है, लिखेंगे 6 बटे 5। इसका आधा का अर्थ होता है हमें 2 से भाग देनी है। जब 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो बनेगा 3 बटे 5। आधा कर दिए, आधे का हमें वर्ग करना है। पहले तो सिंपल जोड़ना है, दोबारा घटाना है। क्योंकि किसी समीकरण हमें कोई चीज जोड़ रहे हैं और वही चीज घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए समीकरण में एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं। तो लिखेंगे x² माइनस 6 बटे 5x, फिर प्लस हमारा आया है 3 बटे 5, तो लिखेंगे 3 बटे 5 का वर्ग। पहले तो जोड़ लिए, हमेशा इसी के बगल में ही जोड़ना होगा। तो पहले जोड़ लिए, दूसरा घटाना है तो लिखेंगे 3 बटे 5 का वर्ग माइनस में 2 बटे 5 बराबर हमारा दिया गया है 0। लिखेंगे यहाँ पर एक, यह तीनों पदों को देखेंगे तो एक फार्मूला बनेगा। फार्मूले को हम लोग शॉर्टकट में समझते हैं। फार्मूला क्या बनेगा उसी फार्मूले को लिखते हैं। तो सबसे x का स्क्वायर है माइनस 6 बटे 5x है प्लस 3 बटे 5 है। जिसका स्क्वायर है तो पहले उसी को लिखेंगे। तो पहला हमारा लिखा गया x है, दूसरा लिखा गया 3 बटे 5। इन्हीं दोनों का वर्ग था, इन्हीं दोनों को लिख लिए। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस का तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, दोनों की घात 2 थी, इसका लिख दिए स्क्वायर। उसके बाद चिन्ह हमारा माइनस है तो माइनस, 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। फिर माइनस लिखा गया है, 2 बटे लिखा गया है 5 बराबर दिया गया है 0। यह माइनस में उधर गया तो प्लस में, यह भी माइनस उधर गया तो प्लस में। लिखेंगे x माइनस 3 बटे 5 का वर्ग बराबर, यह उधर गया तो हो गया 9 बटे 25 और यह माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया 2 बटे 5। चूंकि यह भिन्न के रूप में, जब भी भिन्न के रूप में होता है तो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर के ही उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला लिखा गया है x माइनस 3 बटे 5 का वर्ग, लेकिन x माइनस 3 बटे 5 का वर्ग बराबर
25 और 5 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 25 और ऊपर लिखा गया है 9 और नीचे उसका 25 हर है। अगर 25 से 25 में भाग दिए तो हमारी भाग एक बार जाएगी, तो इसलिए गुणा भी हमारा 1 से होगा। और उसके बाद प्लस लिखा तो लिखेंगे प्लस, फिर लिखा गया 2 तो लिख देंगे 2। उसके बाद जो इसका हर है, हर दिया गया 5 है और इस 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 कितने बार में आएगा। तो 5 का पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, तो भाग हमारी 5 बार गई, इसलिए गुणा हमारा 5 से होगा। लिखेंगे x माइनस 3/5 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 9 1 का 9 5 दूनी 10। लिखेंगे 9 प्लस 10 बटे दिया गया है 25, तो 10 और 9 मिलकर के 19 बटे हमारा लिखा गया है 25। अगर इधर स्क्वायर इधर जाएगी करड़ी, तो लिखेंगे x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगी दूसरी तरफ करड़ी, लेकिन प्लस माइनस के साथ ही करड़ी जाती है। लेकिन x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस करड़ी में 19 बटे दिया गया है 25। एक बार चिन्ह प्लस का है, एक बार माइनस का। ये चूंकि माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, तो लिखेंगे x बराबर 3/5 प्लस माइनस करड़ी में 19/25। लिखेंगे x बराबर यह 3/5 है और प्लस माइनस 19, किसी का वर्गमूल नहीं तो लिखेंगे करड़ी में 19, और हमारा 25 जो है 5 का वर्गमूल है, इसलिए करड़ी से बाहर हो जाएगा 5। जब हर बराबर होते हैं तो एलसीएम लेते हैं, लेकिन x बराबर तो 5 एलसीएम आएगा। जब हर बराबर हो तो अंश जुड़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटाएंगे। लिखा गया 3 और प्लस माइनस दोनों है, करड़ी में दिया गया है 19। एक बार चिन्ह प्लस का होगा, एक बार माइनस का, तो लिखेंगे प्लस लेने पर। प्लस लेने पर अगर प्लस लेंगे तो x बराबर 3 प्लस करड़ी में 19 बटे हो जाएगा 5। यह पहला आंसर होगा। दूसरा लिखेंगे माइनस लेने पर। अगर माइनस लेंगे तो x बराबर 3 माइनस करड़ी में 19 पूरे बटे 5, लेकिन ये 3 माइनस करड़ी में 19 बटे दिया गया है 5। यह हमारा पहला आंसर दिया गया है, यह पहला आंसर है, और यह हमारा दूसरा आंसर, यानी पहला और दूसरा मूल। पहला मूल 3 प्लस करड़ी में 19 बटे 5 है, और दूसरा मूल 3 माइनस करड़ी में 19 बटे 5 है। यह हो गया हमारा उदाहरण नंबर 9। देखा गया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। यानी जो समीकरण दिया गया है उसमें मूल बताने हैं। मूल का अर्थ यह है कि x का क्या मान होगा। तो सबसे पहले हमें जो जिस विधि से हल करना है वह विधि हमारी पूर्ण वर्ग विधि होगी। तो सबसे पहले समीकरण लिखा गया है 4x² प्लस 3x प्लस में 5 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने की सबसे पहला नियम यही है कि जो x² का गुणांक है उसे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए उसी पद से हम लोग भाग देते हैं, यानी वो हमारा गुणांक दिया गया 4 है, उसी गुणांक से हम भाग देंगे। लिखेंगे समीकरण 4, समीकरण में 4 से भाग देने पर अगर भाग देंगे तो बनेगा 4x² बटे 4, फिर लिखा गया 3x बटे 4, फिर 5 बटे 4 बराबर दिया गया 0 बटे 4। यह 4 से तो 4 कट गया और बाकी कोई पद नहीं कटेगा, जो बचा हुआ है लिख लेते हैं। लिखा गया x² प्लस में 3x बटे 4 है प्लस में 5 बटे 4 बराबर 0 में भाग 4 से देंगे तो मान हमारा आएगा 0। दूसरा काम यह करना होता है, जो x का गुणांक होता है x के गुणांक का आधा करते हैं, आधे का वर्ग करते हैं, वर्ग के जोड़ते हैं और घटाते हैं।
तो x का गुणांक हमारा दिया गया 3/4 है, तो ये 3/4 लिखेंगे। इसका आधा, आधा का अर्थ यह है कि हमें 2 से हमेशा भाग देनी है। अगर 2 से भाग देंगे तो यह बनेगा 3/2 चौको 8। इसका वर्ग कर दिए तो पहले जोड़ना है, दोबारा घटाना है। तो लिखेंगे सबसे पहला x² प्लस 3x/4 प्लस 3/8 का वर्ग है। यह जो निकाले थे इसी का वर्ग जोड़ लिए, फिर घटाना है। तो लिखेंगे 3/8 का वर्ग, फिर लिखा गया प्लस 5/4 बराबर दिया गया है 0। अगर शुरू के 3 पद देखें तो यह एक हमारा फार्मूला बनता है। उस फार्मूले लिखते हैं, पहले जो स्क्वायर होता है उसको लिख लेते हैं, यानी x का स्क्वायर दिया गया, दूसरा 3/8। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही पद सेम टू सेम मिलेगा। फिर लिखा गया है -3 का वर्ग होता है 9/8 का वर्ग होता है 64। फिर लिखा गया प्लस है 5/4 बराबर दिया गया है 0। यह माइनस में दूसरी तरफ गया तो प्लस में, यह प्लस में दूसरी तरफ गया तो माइनस में। लिखेंगे x प्लस 3/8 का वर्ग बराबर, यह 9/64 है, फिर -5/4 हो गया। जब कोई भी चीज बटे में आती है यानी भिन्न में हो जाती है तो सबसे पहले उसका एलसीएम लेते हैं। तो लिखेंगे x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर 64 और 4। यहाँ पे 64 और 4 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि 64 जो है अगर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 64 हमें आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 64। लिखा गया 9 तो लिख देंगे 9। अगर 64 का पहाड़ा पड़ेगा तो 64 हमारा एक बार में आएगा, तो लिखेंगे गुणा में 1। फिर चिन्ह माइनस में 5 है तो लिखेंगे माइनस में 5। उसके बाद यहाँ पर 4 दिया गया है तो 4 से देंगे भाग। 4 से भाग यदि हम 64 में देते हैं तो भाग हमारी 16 बढ़ जाएगी, इसलिए गुणा हो जाएगा 16 से। लिखेंगे x प्लस में 3/8 का होल स्क्वायर बराबर 9 × 9 माइनस 16 × 80 बटे दिया गया है 64। यदि 80 में से हम 9 घटाएं तो बचेगा हमारा 71/64। वह भी चिन्ह माइनस का बड़ा तो लिखेंगे माइनस। और इधर दिया गया x प्लस 3/8 का वर्ग। अगर इधर स्क्वायर दिया गया तो इधर जाएगी करड़ी, लिखेंगे x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर प्लस माइनस करड़ी में माइनस में 71/64। यदि हम 71 देखें तो 71 हो सकता है किसी का वर्गमूल हो, लेकिन जो माइनस होता है वह किसी का वर्गमूल नहीं है। जब कोई भी आंसर माइनस में आ जाता है, अगर माइनस में आ गया करड़ी के अंदर तो उस समय मूल कोई संभव नहीं है। तो लिखेंगे x के कोई मूल संभव नहीं है। यदि मान करड़ी में हमारा कुछ भी है, करड़ी के अंदर माइनस आ गया, अगर करड़ी के अंदर माइनस आने का यही मतलब है कि जो समीकरण दिया गया उस समीकरण का कोई आंसर नहीं है। यहाँ पर करड़ी के अंदर माइनस आ गया तो इसलिए लिखेंगे x के कोई मूल संभव नहीं है। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है या द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य दोनों एक ही नाम होते हैं। द्विघाती सूत्र कहीं कहीं बोला जाता है और कहीं कहीं उसे श्रीधराचार्य सूत्र बोला जाता है या श्रीधराचार्य नियम कहते हैं। यह एक नियम होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² -4ac और पूरे बटा 2a। यह हमारा फार्मूला होता है और यह एक कोई भी एक समीकरण दिया गया होगा। समीकरण मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया गया। अगर यहाँ ऐसा कोई समीकरण दिया गया है और यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए a नॉट इक्वल टू 0, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इस तरह का कोई समीकरण दिया गया है उस समीकरण को हम
श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे बटा 2a के द्वारा लगा सकते हैं या लगाते हैं। जो उदाहरण नंबर 11 हम लोग समझेंगे वह द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा समझेंगे। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5 बराबर 0 दिया गया है। अगर ऐसा कोई समीकरण दिया गया है, इन समीकरण को हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा समझेंगे और उसका मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पे अगर x के रूप में होगा तो यहाँ पे x लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर y के रूप में होगा तो यहाँ पर y लिखेंगे और z के रूप में होगा तो z लिखेंगे। अगर किस किस कंडीशन में यह सूत्र लागू हो सकता है तो लिखेंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन बड़ा है या बराबर है 0 के, तो वह उस समीकरण का मूल यानी हल निकाला जा सकता है यदि b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए 0 से। छोटा का यह तात्पर्य है जो संख्याएं वह माइनस में चली जाए, अगर संख्याएं माइनस में चली जाएं तो उस समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ा का मतलब संख्याएं धनात्मक होती हैं और 0 से छोटा का मतलब संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। अगर यह संख्या रेखा पर देखा जाए तो ये हमारा होता है माइनस में और इधर होता है प्लस में और बीच में एक बिंदु मान लेते हैं 0। अगर इधर की तरफ देखा जाए तो यह संख्याएं प्लस में होती हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 और यहाँ पर लिखा जाता है -1 -2 -3, पहुंच जाते अनंतर, यानी 0 से इधर छोटे हैं और 0 से इस तरफ बड़े हैं। जो संख्याएं छोटी होती हैं 0 से छोटी उसका कोई मूल नहीं निकलेगा। जो संख्याएं 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती हैं उन्हीं संख्याओं का हम मूल निकाल सकते हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, यानी 0 के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में हमें उस समीकरण का मूल या हल निकाल सकते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा यानी माइनस में चला गया, उस कंडीशन में हम लोग कोई आंसर नहीं निकाल। अगर माइनस में जाने का तात्पर्य यह है कि जो यहाँ पर मान है यह माइनस में आ जाए, यानी यह जो मान है माइनस में, तो माइनस में मान लेते हैं 1 आ जाए। अगर माइनस में 1 आ गया तो इस कंडीशन में इस समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। अगर मूल नहीं होगा, अगर मान लेते यह -1 है, क्यों मूल नहीं होगा? अगर यह संख्या करड़ी में लिखेंगे, करड़ी में -1, हम जानते हैं जो 1 होता है वह 1 का वर्गमूल होता है 1 का, लेकिन करड़ी के अंदर माइनस आज तक नहीं देखा है, इसलिए अगर संख्याएं करड़ी के अंदर -1 आ गया, माइनस अगर कुछ भी -1 आए, -2 आए, -3 आए या कुछ भी माइनस में आ जाए, उस कंडीशन में हमारा कोई आंसर नहीं निकलेगा। अगर यह करड़ी के अंदर -1 आ गया तो ये हम लोग क्लास 11 में 11th में सीखना है, क्लास 11 में सीखेंगे। जो क्लास 11 में सीखेंगे अगर करड़ी के अंदर -1 आ गया तो इसको लिखते हैं आई के द्वारा, जिसको हम लोग नाम देते हैं आयोटा। ये हमें क्लास 10 में नहीं सीखना है, क्लास हमें 11 में सीखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के माध्यम से यह सीखते हैं कि द्विघात समीकरण के द्वारा जो हमारा समीकरण दिया जाएगा उस समीकरण का कैसे हम हल निकाल पाएंगे। उदाहरण नंबर 11, 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें 2 धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करने हैं और जिनके वर्गों का योग 290 हो, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, वो भी विषम, और 2 उसका वर्ग किया जाए और जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा हमारा 290। वही 2 संख्याएं चाहिए, लिखेंगे माना पहली धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं x। उसके बाद जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा उसे क्या माना जाए?
तो मान लेते हैं दो धनात्मक विषम संख्या हैं। पहले को मान लेते हैं 11, दूसरी मान लेते हैं 13, और 13 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 17 आता है। ऐसे कुछ विषम धनात्मक संख्याएं मान लिए हैं, और विषम धनात्मक संख्याओं से यह पता करेंगे कि दूसरी विषम धनात्मक संख्या क्या मानी जाए। जैसे यह 11 के जस्ट बाद 13 आता है, और 13 के बाद आता है 15, और 15 के बाद आता है 17। यह सभी संख्याएं जो दी गई हैं वह क्रमागत विषम धनात्मक संख्याएं दी गई हैं। तो यानी 11 में अगर 2 जोड़ा गया होगा तो 13 मिला होगा, 13 में 2 जोड़ा हो गया हो तो 15 मिला होगा, 15 में 2 जोड़ा गया होगा तो मिला होगा 17। यानी सभी संख्याओं में 2-2 जोड़ते जाएंगे तो हमारी अगली विषम संख्या मिल जाएगी। वैसे ही हम लोग माने हैं पहली धनात्मक विषम पूर्णांक है x है, तो लिखेंगे दूसरी या दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक x प्लस में 2 जिनके वर्गों का योग 290 हो, यानी वर्ग करके जोड़ देंगे तो आना चाहिए 290। लिखेंगे वर्गों का योग बराबर दिया गया 290। तो पहला वर्ग x का करना है तो लिखेंगे x का वर्ग, और दूसरा वर्ग करना है x प्लस 2 का, तो लिखेंगे x प्लस 2 का वर्ग बराबर 290। यानी x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस 2x गुणे 2, लिखेंगे 2x गुणे 2 बराबर 290। एक और एक मिलकर के 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2 का वर्ग होता है 4, या 2 दूना 4x, यह प्लस में है और इधर आगे तो माइनस में हो जाएगा 290 बराबर हमारा बचा 0। लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 290, यह प्लस में दिया गया हमारा 4, या फिर डायरेक्ट यहीं से घटा देते हैं। अगर 10 में से हम 4 हटाएंगे तो बचेगा हमारा 6, और यहाँ पर बचा है 8, और उससे पहले बचा हमारा 2, और चिन्ह माइनस का, तो लिखेंगे माइनस बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। क्योंकि पहले में 2 है, दूसरे में भी 2 निकाल सकते हैं, तीसरे पद में से भी 2 निकाल सकते हैं, तो कर लेंगे 2 को कॉमन, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एकम 2, 2 चौक को 8, 2 तिया 6 बराबर बचा हमारा 0। यह 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 143 बराबर हमारा 0/2। अगर 0 में भाग 2 से रहेंगे तब भी मान हमारा 0 आएगा, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 143 बराबर हमारा आ गया 0। और यहाँ से a और b c का मान निकालते हैं। सबसे पहले a का मान होता है, दोबारा b का होता है, तीसरे में c का, तो लिखेंगे a बराबर हो गया a, दूसरा b बराबर हमारा मिला है 2, और c बराबर है माइनस में 143, लिखेंगे c बराबर माइनस में 143। और हमें यह a, b और c का मान निकल गया, तो हमें वह दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बतानी थी। लिखेंगे x बराबर एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं द्विघातीय सूत्र, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे बटे दिया गया 2 और a। लिखेंगे x बराबर माइनस और b का मान हमारा दिया गया 2 प्लस माइनस करड़ी में b का मान दिया गया 2 का करना है हमें वर्ग, माइनस 4 लिखा गया, a का मान 1 दिया गया, और c का मान हमारा माइनस में 143 दिया गया है, और पूरे बटे लिखा गया है 2 गुणे a का मान दिया गया है 1। तो लिखेंगे x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस करड़ी में 2 का वर्ग होता है 4, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, 4 एकम 4, 4 का गुणा 143 में करना है, तो 4 दिया 12 के 2 हासिल 1, 4 चौक को 16, 1 17 के 7 हासिल बचा 1, तो 4 एकम 4 और 1 मिलकर के 5, और बटे हमारा 2 एकम 2।
लिखेंगे x बराबर -2 प्लस माइनस करड़ी में 4 को जोड़ना है 572 में, तो हो जाएगा 576 और बटे दिया गया है 2। क्योंकि 576 होता है 24 का वर्गमूल, लिखेंगे x बराबर -2 प्लस माइनस 24 और पूरे बटे 2। एक बार चिन्ह प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लिखेंगे। प्लस लेने पर अगर प्लस लेंगे तो x बराबर हमारा होगा -2 प्लस 24, तो लिखेंगे -2 प्लस 24 और बटे हो जाएगा 2। 24 प्लस में है माइनस में 2, लिखेंगे x बराबर 24 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 22 बटे 2। तो 2 एक कम 2, 11 दूनी 22, यहाँ से x का मान मिला हमारा 11। और एक बार प्लस ले लिए अब बचा माइनस, तो लिखेंगे माइनस लेने पर अगर माइनस लेंगे तो x बराबर यहाँ पे बचा है -2 माइनस 24 बट्टे 2, देखिए -2 माइनस 24 बट्टे 2। माइनस में 24 माइनस में 2, तो माइनस माइनस जुड़ता है चिन्ह माइनस का, 24 और -2 मिलकर के माइनस में 26 बट्टे 2। 2 एक कम 2, 13 दूनी 26, चिन्ह हो गया माइनस का, तो x बराबर माइनस में हमारा मिल गया 13। हमें धनात्मक संख्याएं चाहिए थी, इसलिए x बराबर माइनस में नहीं लेना है, हमें प्लस में लेना है, तो यह माइनस वाला आंसर गलत हो जाएगा और यह जो प्लस वाला आंसर है वह सही होगा। तो यानी पहली धनात्मक विषम पूर्णांक था x है, तो लिखेंगे पहली विषम संख्या x है, x का मान हमारा मिल गया 11। और दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 थी, तो लिखेंगे दूसरी विषम संख्या x प्लस 2, x का मान हमारा 11 है, तो लिखेंगे 11 प्लस 2, 11 और 2 मिलकर के हो जाएंगे 13। यानी पहली संख्या 11 थी और दूसरी संख्या हमारी 13 थी। यह पहला विषम पूर्णांक है और यह दूसरा विषम पूर्णांक है।